तो हेलो बैक बेंचर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बैक बेंचर्स स्टडी रूम में। बहुत दिन से बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 10th स्टैंडर्ड के रिलेटेड कुछ वीडियोस डालो, 10th स्टैंडर्ड के ऊपर कुछ कंटेंट बनाओ। तो फाइनली 10th स्टैंडर्ड पे कंटेंट नहीं, पूरा सीरीज लेके आए हैं। दैट इज योर बोर्ड मास्टर सीरीज ऑफ 2027, जिसमें हम लोग ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू योर साइंस, रिलेटेड टू योर मैथ्स, ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो बोर्ड से रिलेटेड है, पेपर कैसे लिखने हैं, कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ डिस्कस करने वाले। हर बार एक चैप्टर पे काम करेंगे, एक चैप्टर को इतना परफेक्टली कर लेंगे कि दोबारा उस चैप्टर पे ध्यान देने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर पड़े भी तो सिर्फ रिवीजन करें। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में। नाउ लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सीरीज। सर ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस सीरीज में देखने वाले हैं। बहुत बढ़िया कंटेंट है, बहुत बढ़िया पीपीटी इन डिटेल है, कुछ भी दूसरा रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्त देखो, टाइप्स ऑफ चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बैलेंसिंग क्या होता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन के आपको टाइप्स दिए गए हैं, कोरोजन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कोरोजन, और लास्ट में रैंसिडिटी के साथ साथ हम लोग आपको पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। सो मूविंग ऑन द वेरी फर्स्ट स्लाइड, दैट इज योर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं डिटेल में। टाइप्स ऑफ चेंजेस होते हैं सर, हमारे एनवायरमेंट में अलग अलग चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलता है। कुछ चेंजेस रिलेटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट होता है, तो कुछ चीजों में केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो वही दो चेंजेस आज हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज योर फिजिकल चेंज एंड दैट इज योर केमिकल चेंज। आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है फिजिकल चेंज के अंदर। सर ऑल्टरेशन यानी कि चेंजेस अपीयरेंस या फिर स्टेट को लेके होता है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो सपोज आप लोग ये ले लो कि उसमें आइस है। ठीक है, तो अब आइस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है सर? आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है सर। और फिर वाटर हमारा फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है सर? वाटर हमारा फर्दर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर मैं इसमें बात करूं सर, तो ये भी वाटर ही है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, तीनों वाटर वेपर, मतलब ये तीनों वाटर ही हैं। बट इसमें सीन क्या हो रहा है कि इसमें फिजिकल एस्पेक्ट, इनका जो फिजिकल नेचर है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इनकी केमिकली बात करूं तो ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी H2O है। मतलब सर ये कौन से चेंज हो जाएंगे? फिजिकल चेंज हो जाएंगे। सर इससे हम लोग कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? बेटा कंक्लूजन हम लोग ये देंगे कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें ऑल्टरेशन होता है, यानी चेंजेस होते हैं, बट दैट चेंजेस आर रिलेटेड टू योर अपीयरेंस और द स्टेट विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑफ द न्यू सब्सटेंसेस। मतलब सर फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। आइए हम लोग थोड़ा केमिकल चेंजेस की बात करें। सर केमिकल सब्सटेंस, केमिकल चेंजेस के अंदर हम लोगों को सीधे सीधे एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा, पूरी तरीके से एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसमें फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट केमिकल कंपोजिशन जरूर चेंज होगा। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन जब भी आपका चेंज हो जाए सर, हम लोग उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। बहुत सिंपल बात है। ठीक है सर, थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, मजा नहीं आया? आओ थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं बेटा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को लेकर के, ताकि आपका बेस बना रहे टॉपिक का। अब देखो इसमें क्या बोला है, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज। बढ़िया एकदम, देखो स्लाइड है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहले इसमें बोला है नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। एकदम मुद्दे की बात की है बेटा कि कोई भी नया सब्सटेंस सर हमारे इसमें बनता ही नहीं है। मैंने आप लोगों को आइस क्यूब का एग्जांपल दे दिया था। केमिकल चेंज में क्या है सर, एक तो न्यू सब्सटेंस बनेगा सर। जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा सर। केमिकल कंपोजिशन चेंज होते ही कुछ तो न्यू सब्सटेंस बनने वाला है सर, यानी कि केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस बनता है। दूसरी बात, इसमें जो चेंजेस होते हैं ना बेटा, वो टेम्पररी होते हैं, टेम्पररी। ठीक है, यानी कुछ देर के लिए होगा, वापस से तुम कंडीशन रीसेट करोगे, वापस से वो चीजें एज इट इज हो जाएंगी। बहुत सिंपल एग्जांपल है आप लोगों के सामने वाटर का, वाटर गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर वेपर, वेपर कन्वर्टिंग टू आइस। कुछ भी ले लो आप, कंडीशन जैसे जैसे रीसेट करते जाओगे वैसे वैसे आपका वो चेंज बैक टू बेसिक आ जाएगा। सर इसमें चेंज परमानेंट है, एक बार जो चीज हो गई बेटा वो हो गई, इसमें कोई भी चेंजेस ऑल्टरेशन आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार अगर चेंज हो गया, एक बार अगर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, वापस से रिवर्स रिएक्शन करके उसको उसी में लाना दिक्कत की बात है बेटा, होता नहीं है। एक बार चेंज हो गया तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैं बार बार आपको एक ही एग्जांपल दे रहा हूं दोस्त, बोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मगर एग्जांपल एक ही बढ़िया है। क्या है कि आइस गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर, वाटर गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर वेपर।
again the water vapor can be converted to water and water can be converted to ice if you are resetting the condition। यानी कि सर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। बट वहीं अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो सर ये टोटली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यानी कि सर एक बार अगर एप्पल सड़ जाए तो वापस से सड़े हुए एप्पल को अच्छा एप्पल नहीं बनाया जा सकता। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। आगे देखिए, जनरली एनर्जी के केस में सर या तो कोई चेंज होता ही नहीं है, या तो सर जो चेंज होता है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो क्या केमिकल में तो एनर्जी चेंज होना ही होना है भाई। एनर्जी बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में चेंज होती है, जिससे हमको समझ में आए कि वाकई में कुछ तो हुआ है। अगला देखिए, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा बेटा। साइज की बात कर लो, शेप की बात कर लो, अपीयरेंस की बात करो, फिजिकल चेंज होगा बस। केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उसी को फिजिकल चेंज कहा जाता है। केमिकल चेंज का क्या है सर, फिजिकल चेंज तो होगा ही, वरना मुझे समझेगा कैसे कि केमिकल चेंज हुआ है। जरूरी थोड़ी है कि पुराना प्रोडक्ट और नया प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम सेम ही दिखे। अच्छा एप्पल और सड़ा हुआ एप्पल सेम नहीं दिखता है ना, तो यानी फिजिकल चेंज तो होना ही है, बट उसी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और नया प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो पुराने प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट होगा। अब टोटली डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होने चाहिए ना, तभी तो बनेगा नया प्रोडक्ट। इसमें वैसा नहीं है, इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज होगा, इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होगा दोस्त। आइए देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम। सर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस तो चेंज होता ही है, इसलिए तो उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। तो ये था हमारा स्लाइड इन विच आई हैव टोटली एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दोस्त वीडियो अगर पसंद आ रही होगी दोस्तों को भी बताओ, शेयर करो, और उसी के साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो। आगे देखते हैं सर, टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। देखो केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी खुद बताता है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस द रिएक्टेंट्स। सर ये वन और मोर सब्सटेंस जो है वो रिएक्टेंट की बात हो रही है बेटा। क्या होता है सर रिएक्टेंट, सब्र करो थोड़ी देर में बताते हैं। पहले इतना समझ लो कि सर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट उसको कन्वर्ट कर देते हैं सर ये लोग। क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जिसका नाम है प्रोडक्ट। यानी कुछ लिया, उस पे कुछ तो केमिकल रिएक्शन किया, उससे एक नया सब्सटेंस बना दिया, और जो लिया था उसको बोला रिएक्टेंट, और जो बनाया है उसको बोल दिया प्रोडक्ट। बहुत सिंपल भाषा में देख लो। कैसे पता चलेगा सर, कोई अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा सर, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। कुछ रिएक्शन में हमको हीट देना पड़ता है, कुछ रिएक्शन हीट बाहर निकाल देती है, तो उससे हमको पता चलता है टेम्परेचर चेंज होगा। या तो सब्सटेंस हॉट हो जाएगा या तो सब्सटेंस कोल्ड हो जाएगा। बढ़िया से आपको बताया वहां पे। स्टेट चेंज होगा सर, स्टेट चेंज होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। केमिकल चेंज के अंदर नया कंपोजिशन तो फॉर्म होगा ही, ठीक है, केमिकल चेंज के अंदर न्यू कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन तो चेंज होगा ही, बट उसी के साथ साथ बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होने वाले हैं। तो केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज होता है। तो इसलिए स्टेट भी चेंज होगा, मैटर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाएगा, जैसे आइस मेल्टिंग, वाटर बॉइलिंग एक एग्जांपल है। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा सर, गैस रिलीज होता है। फिजिंग व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा, उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, थोड़ा डिटेल में हम लोग आगे के कंसेप्ट में देखेंगे। अब कलर चेंज बोला है बेटा, कलर चेंज होता है बहुत सारे रिएक्शन में। एक एग्जांपल आपको दिया है, आयरन नेल को अगर कॉपर सल्फेट में डालोगे तो वो जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरली ग्रीन कलर का होता है, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जनरली वो ब्लू कलर का होता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्टरेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिमेंबर क्या रखना है, व्हेन वन और मोर ऑफ दिस चेंजेस ऑकर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, आपको अपैरेटस दे दिया जाए और आपको बोले बेटा केमिकल रिएक्शन करो, और फिर आपने रिएक्शन कर दिया और फिर आपको बोला है कि आप आइडेंटिफाई करो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है सर, इन चारों में से कोई भी एक चीज अगर हो गई, अगर एक चीज दिख गई, इसका मतलब 100% गारंटी है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ में आ गई बात। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको बताया एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस साथ में आते हैं, रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाते हैं बेटा। उस डिफरेंट सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। यहाँ पे चार चीजें हैं बेटा, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, कलर चेंज, गैस इवॉल्व। ये सारे में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो अल्टीमेटली हम लोग क्या बोलेंगे सर कि वो केमिकल रिएक्शन हो गया है, इंडिकेटर हमको मिल गया है कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। धीरे धीरे बेटा हम लोग पेस पकड़ रहे हैं,
धीरे धीरे आपको मैं टॉपिक डिटेल में समझाता जाऊंगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रखें। आप देखिए यहाँ पे एक बढ़िया सा रिएक्शन सजाया हुआ है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। इसको कहा जाता है रिएक्शन ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन, जो आपको बहुत बेसिक स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाता है। आप क्या करते हो, एक मैग्नीशियम रिबन लेते हो, उसको आग लगाते हो। जैसे मैग्नीशियम रिबन को आग लगाते हो ना, तो वो जलता है, विद अ फ्लेम जलता है, और पाउडर नीचे गिरता जाता है। तो क्या है सर, जो आपने लिया था बेटा मैग्नीशियम रिबन, वो लिखा है मैग्नीशियम के फॉर्म में Mg, और यहाँ पे एक S लिखा हुआ है छोटा सा, वो क्या होता है थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आप Mg पे ध्यान दें, मैग्नीशियम। सर O2 ऑक्सीजन है। सर O2 ऑक्सीजन कहां से आया? अगर आप किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हो बेटा, तो वो हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसलिए मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन लिखा। सर ये क्या है? ये बता रहा है कि क्या बना है, ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन क्या है, ये बता रहा है कि ये साइड में क्या है, वो साइड में क्या है। सर इससे क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया बेटा। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सर जो लेफ्ट साइड में लिखा है, यानी जो हमने लिया था रिएक्शन के लिए, सर उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो इससे बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये पार्ट हो गया रिएक्टेंट का, ये पार्ट हो गया प्रोडक्ट का, और ये हमको बताता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अच्छे से, उन्होंने यील्ड लिखा है, हम लोग लिखेंगे, ये हमको बताता है कि सर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। कभी कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि भाई एरो किस लिए इंपॉर्टेंट है? सर वो हमको डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताता है। रिएक्शन हमारी रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जा रही है, हमेशा टेल पे रिएक्टेंट, एरो पे प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत बेसिक बात है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टेंट एलएचएस पे है, प्रोडक्ट आरएचएस पे है। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। प्लस साइन क्या बता रहा है? अलग अलग रिएक्टेंट को साथ में मिला के यूज किया है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन साथ में आए तब रिएक्शन हुआ, और तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। उस साइड में भी प्लस की चीजें आती हैं, हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब सर सिंबल यूज करते हैं, अलग अलग सिंबल यूज करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ सिंबल्स यूज किए हुए हैं, आगे भी हम लोग कुछ रिएक्शन देखेंगे जिसमें सिंबल यूज किया हुआ है। क्या है सर ये सिंबल? अगर कभी भी आपको सॉलिड डिनोट करना है बेटा, एस यूज करो। लिक्विड डिनोट करना है, एल यूज करो। गैसेस डिनोट करना है, जी यूज करो। एक्वस सोल्यूशन के लिए आपको एक ही यूज करना पड़ेगा। अगर गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन है तो उसको आप लोग या तो गैस से दिखा सकते हो, या तो आप लोग अपवर्ड एरो से भी उसको दिखा सकते हो। अगर आपको प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या बेटा? जो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, जो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, तो उसको आप लोग डाउनवर्ड एरो से दिखा सकते हो। बराबर है? तो ये आपका सारा नोटेशन है, जिसको आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त, केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त, आप उसको बहुत इजीली दिखा सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया बेटा, यह हाइड्रोजन गैस है, गैसियस स्टेट दिखाया है जी के फॉर्म में। ऑक्सीजन लिया बेटा, ये भी गैसियस स्टेट में, इसको भी रिएक्ट करवाया साथ में, तो हमारा क्या बन गया सर? वाटर बन गया। कौन सा सर? लिक्विड फॉर्म में। तो एल लिखा है बेटा। यहाँ पे क्या आया सर? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्या आया है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर का ये रिएक्शन है बेटा। हमने ले लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट होता है बेटा, उसको हमने लिया एक्वस स्टेट में। मैंने आपको बताया था, जब भी एक्वस स्टेट मतलब जो भी चीज पानी में डाल के डिसॉल्व करके रखते हो ना, वो एक्वस स्टेट में होता है। सिल्वर नाइट्रेट लिया है सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड भी आपका एक्वस स्टेट में बेटा क्या बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड बन रहा है सर, जो सॉलिड फॉर्मेट में होगा। ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है सर, ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट सर आपको कैसे समझा? डाउनवर्ड एरो के वजह से समझा। हमको कैसे समझेगा सर? रिएक्शन करना पड़ेगा। अगर रिएक्शन नहीं कर पाते हो, याद रखना पड़ेगा कि ये प्रेसिपिटेट होता है, और इसके बाद फॉर्म होता है सोडियम नाइट्रेट, विच इज अगेन एक्वस इन द कंडीशन। सर ये कौन सा रिएक्शन है? सर ये प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन का रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ एग्जांपल जिसमें आपको बहुत क्लियरली बताया कि कैसे कैसे स्टेट लिखना इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये बहुत जरूरी होता है कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ उनका स्टेट भी मेंशन करें। जो चीज सॉलिड है उसके लिए आप एस यूज कर सकते हैं, जो लिक्विड है उसके लिए एल यूज कर सकते हैं, गैसियस को जी यूज करेंगे, एक्वस को एक यूज करेंगे। अपवर्ड एरो से आप गैसियस दिखा सकते हो कि वो रिलीज हुआ है, और डाउनवर्ड एरो से आप दिखा सकते हो कि वहां पे प्रेसिपिटेट बना हुआ है। राइटिंग द स्टेट ऑफ द रिएक्शन is mandatory. Writing the state of every component in the reaction is mandatory along with the condition. मार्क्स कट जाएंगे बेटा, बहुत ध्यान रखना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आप लोगों के लिए जब भी आप स्कूल लेवल पे या बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल पे पेपर लिखते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की ओर। आई होप आप लोगों को केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सिंबल्स कहां पे यूज होते हैं, कौन से कंडीशन में वो सिंबल डालने हैं, ये सब चीजें आपको इस स्लाइड के थ्रू पता चल गई होगी। आइए सर हम लोग थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। सबसे पहले सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बच्चों को इस टॉपिक से थोड़ा डर लगता है
कि बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन सर कैसे करें। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिटेल प्रोसेस है, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आ ही रहा है आप लोगों को। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं, सबसे पहले ये समझ के लेते हैं कि बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी होता है। सर देखो, हमारे पास है ना, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत जगह पे सुना भी है। हमारे पास एक लॉ है, क्या है सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है कि आप किसी भी मास को क्रिएट नहीं कर सकते, किसी भी मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मास जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में आना चाहिए। क्या लिखा है देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट इन द केमिकल रिएक्शन एटम्स कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर ईच एलिमेंट इन द स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि रिएक्टेंट मस्ट बी सेम एज इन द एंड प्रोडक्ट। अब अगर एटम का नंबर सेम होगा तो मास कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? एटम ही प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आपका मास इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू आपका मास इन द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। आप लोग मास को चेंज नहीं कर सकते, मास बस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चला जाता है और उतना ही जाता है जितना रिएक्टेंट में टोटल था। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका बोलता है कीपिंग द ओवरऑल मास सेम। ये सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सर, इन दोनों का मास मिला के 80 ग्राम था, तो अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट बनेगा सर, प्रोडक्ट का भी मास कितना होगा? 80 ग्राम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है बेटा। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी इक्वेशन लिखते वक्त हमको ये मेक श्योर करना है कि हम लोग जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो टोटली बैलेंस्ड हो। सर बैलेंस इक्वेशन होता क्या है? यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है सर, Zn प्लस HCl लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ZnCl2 प्लस H2। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें, मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि एक बैलेंस इक्वेशन कैसा दिखता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि ये जो जिंक है, जिंक, ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड में, ये रिएक्टेंट साइड है बेटा, रिएक्टेंट साइड में जिंक का नंबर 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी सर जिंक का नंबर 1 है। मजा आ गया सर सुन के। हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 1 है बेटा, पर आप प्रोडक्ट साइड में अगर देखने जाओगे तो सर हाइड्रोजन का नंबर क्या है? 2 है सर। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम में डिफरेंस आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? टोटल नंबर ऑफ एटम आप जो रिएक्टेंट साइड में लिखते हो सर, वही टोटल नंबर ऑफ एटम आपका प्रोडक्ट साइड में भी आना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होगा तभी वो केमिकल रिएक्शन करेक्ट है, वरना वो करेक्ट नहीं है, केमिकल इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? इसको 2 बनाना है। चलो एक और चीज बची है, वो भी देख ले सर। HCl, सर HCl रिएक्टेंट साइड में 1 है, पर प्रोडक्ट साइड में अगर आप ध्यान दोगे बेटा तो आपका HCl सॉरी Cl2 है। आपको क्या करना पड़ेगा सर? प्यार से, एकदम प्यार से यहाँ पे 2 लगा दो। आप देखो आपका हाइड्रोजन जो 1 था वो 2 इस पे आ गया, तो ये बन गया है, ये बन गया है 2। Cl जो 1 था वो भी क्या बन गया? ये 2 बाहर लगाते हो इसलिए दोनों पे एप्लीकेबल है, वो भी क्या बन गया है? 2। Zn1 है, Zn1 है, H2 है, H2 है, Cl2 है, Cl2 है। सर दिस इज दी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जैसा बोर्ड्स को चाहिए होता है हर क्वेश्चन। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, यू हैव टू मेक श्योर व्हाइल राइटिंग द एग्जांपल्स आल्सो द रिएक्शन शुड बी वेल बैलेंस्ड बिकॉज दैट इज नेसेसरी अलोंग विद द स्टेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहां पे भी आपको इन्होंने दिया हुआ है लिख के। ठीक है, और इसको जनरली अभी तो बहुत इजी था, अभी तो बहुत इजीली समझ गया, बहुत बार कॉम्प्लेक्स मेथड भी आता है। ठीक है, तो ये जो मैंने मेथड किया है इसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मतलब हम लोग डाल के सब्स्टिट्यूट कर करके चेक करते रहते हैं। अगर क्वेश्चन 1 मार्क को आता है, क्वेश्चन आपको बोलता है कि भाई ये चीज है ना, ये बैलेंस करके दिखा दे, 1 मार्क तेरे को मिल जाएगा, तो उसको डायरेक्टली इस फॉर्मेट से करना है। अब बहुत बार बोर्ड्स में क्वेश्चन डिटेल में आता है। कैसे आता है सर डिटेल में क्वेश्चन? आप एक बार बता सकते हैं क्या? जरूर बता सकते हैं, पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बचा हुआ पार्ट कि सर बैलेंसिंग कैसे करते हैं। इनके कोएफिशिएंट सेम हो जाने चाहिए, जो रिएक्शन साइड में है जो प्रोडक्ट साइड में वो सेम हो जाने चाहिए। कैसे बैलेंस करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्लाइड पूरी समझ गई होगी। आइए अब हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के हमारे दिन का, दैट इज दी रिएक्शन। आपको दिया हुआ है, पहले तो कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, Fe यहाँ पे 1 है, Fe वहां पे 3 है, वो नीचे वाला नंबर Fe को डिनोट करता है। सर H यहाँ पे 2 है, H यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है सर, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन वहां पे 4 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 ही है। अब हमको सर इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले देखो, मैं अभी आपको स्टेप मेथड में बता रहा हूं।
अगर आपको क्वेश्चन जनरली 2, 3, 4 मार्क के लिए पूछ ले, ठीक है, 1 मार्क से ज्यादा के लिए पूछ ले, आपको उनको प्रॉपर स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं सर हमको तो ट्रायल एंड एरर मेथड से आता है, तो हम लोग क्या डायरेक्ट ट्रायल एंड एरर मेथड से लिख दें आंसर? बेटा अगर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से लिखना है, आपको पहले देखना पड़ेगा वो क्वेश्चन कितने मार्क के लिए आया है। अगर वो क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क के लिए आ रहा है, मतलब आप ट्रायल एंड एरर मेथड कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि उसके लिए स्टेप्स तो आप दिखाओगे नहीं, 1 मार्क के लिए कितना स्टेप दिखाओगे, बराबर। पर अगर आप लोगों को क्वेश्चन बोला है डिटेल में सॉल्व करना है, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, आपको सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे दोस्त, ठीक है। आओ देखते हैं स्टेप मेथड क्या है सर। स्टेप मेथड क्या है? सबसे पहले आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट और एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट काउंट करोगे। मैं स्टेप में डिटेल में यहाँ पे लिख रहा नहीं हूं, आप स्टेटमेंट लिख दिया करो, ठीक है, कि काउंटिंग कितने नंबर, कितने एलिमेंट्स, कितने एटम्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली हम लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा एलिमेंट्स और यहाँ पे आपका आ जाएगा नंबर, और बीच में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट बेटा, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ओके, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे एलिमेंट, यहां पे हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट, यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट। एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने वाले हैं। एलिमेंट क्या क्या है सर? एक एलिमेंट है Fe, एक एलिमेंट है H, दूसरा एलिमेंट है O। ये 3 एलिमेंट है सर हमारे पास, आप देख सकते हो पूरे रिएक्शन के अंदर। अब आप रिएक्टेंट साइड में काउंट करिए Fe कितना है, फिर प्रोडक्ट साइड में काउंट करिए Fe कितना है। सर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में Fe 1 है और प्रोडक्ट साइड में Fe 3 है सर। हाइड्रोजन कितना है सर? 2 है, और वहां पे हाइड्रोजन कितना है सर? 2 है। ये वेल बैलेंस है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सर? 1 है, और वहां पे ऑक्सीजन कितना है बेटा? 4 है, ठीक है। जो मर्जी आपके आप कर सकते हो, बस मैं बोलता हूं जो सिंपल दिख रहा है ना, जो सिंपल दिख रहा है उसको आप पहले बैलेंस कर लो। अब मेरे को यहाँ पे Fe भी सिंपल दिख रहा है और मेरे को O भी सिंपल दिख रहा है, मैं पहले Fe बैलेंस कर लेता हूं। तो मैं स्टेप 2 लिखूंगा, ये मेरा स्टेप 1 हो गया बेटा। ये क्या हो गया मेरा? स्टेप 1 की मैंने काउंट कर लिया रिएक्टेंट में कितना, प्रोडक्ट में कितना है। फिर मैं लिखूंगा सर स्टेप 2। अब स्टेप 2 में मैं क्या लिखूंगा सर? बैलेंसिंग। किसको बैलेंस कर रहे हो बेटा? सर हमने पहले चुना है, हम Fe को बैलेंस करेंगे। बहुत ध्यान से देखते चलना, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों से शेयर करो, उसको भी बुलाओ, उसको भी बोलो भाई चल सर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा तेरा भी, मैं भी तेरे साथ पढ़ लूंगा। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। क्या लिया बेटा यहाँ पे? Fe ले लिया। सर रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितना है? 3 है। सर बैलेंस करना है। बैलेंस करने का एक ही तरीका, एक ही ऑपरेशन है बेटा, मल्टीप्लीकेशन करना है कंपलसरी। तो सर कैसे करेंगे? यहाँ पे रिएक्टेंट को 3 को 1 नहीं बना सकते, 1 को 3 बना सकते हैं सर। रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई, 3 बनाना पड़ेगा ना इसको, तो कैसे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बन जाएगा ये। अब लिखो देयरफॉर न्यू रिएक्शन, न्यू रिएक्शन, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बन गया दोस्त? न्यू इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है। आपने जिस साइड में मल्टीप्लाई किया उसी साइड में 3 आगे लगाना है, 3 Fe। सर इधर लगा सकते थे क्या? नहीं लगा सकते, इधर नीचे आप 3 नहीं लगा सकते। जो भी ऐड होगा, जो भी एक्स्ट्रा आप मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखोगे वो बाहर की तरफ आएगा। 3 Fe बेटा, देख एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं, इतना बेसिक से कोई नहीं सिखाएगा। 3 Fe H2O। सर आपने H2O डायरेक्टली लिख दिया? हाँ बेटा, हमने H और O में कोई चेंज किया ही नहीं ना, हमने सिर्फ रिएक्टेंट में Fe पे चेंज किया, Fe लिख दिया। उसके बाद आपको बिंदास बाकी का पूरा केमिकल रिएक्शन एज इट इज कॉपी कर लेना है, Fe3O प्लस H2। सर ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सर स्टेप 3 क्या करना पड़ेगा? स्टेप 3 में वापस से काउंट करना पड़ेगा बेटा कि आपने जो लिखा है अभी तक वो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ में ही टेबल बना रहा हूं, आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग जब पेपर में लिखें, नोटबुक में लिखें तो थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस से ले लेता हूँ, Fe ले लेता हूँ, यहाँ से H ले लेता हूँ, यहाँ से O ले लेता हूँ। देख लो, अब मेरे को काउंट करना बेटा, यहां से कुछ लिखना नहीं, यहां से आप क्या लिखोगे जो चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हो मैंने मल्टीप्लिकेशन रिएक्टेंट साइड में किया, जो भी चेंज होगा वो रिएक्टेंट साइड में होगा। प्रोडक्ट साइड को आपने हाथ लगाया नहीं है, तो आने वाले टेबल में आप प्रोडक्ट एज इट इज कॉपी कर सकते हो एज कंपेयर टू पिछला टेबल। पिछला टेबल क्या था? 3 to 4, मतलब ये 3 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा। आपको तसल्ली नहीं, काउंट करो सर ये 3 है, मैंने 3 लिख दिया। मैंने कुछ गड़बड़ की? हाँ सर यहाँ पे 4 नहीं लिखा, आपने लिख दिया बेटा। यहाँ पे 3 है सर, 3 है। हाइड्रोजन 2 है, 2 है। 4 है, 4 है। समझ में आई बात? मतलब बताने का मतलब यह है कि आपने अगर प्रोडक्ट में कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है, प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन नहीं किया है, तो वहां पे कुछ चेंज होगा भी नहीं बेटा। आप डायरेक्टली एज इट इज लिख सकते हो और उसको वेरीफाई भी कर लिया करो।
अब रिएक्टेंट साइड देखो सर, रिएक्टेंट में 3Fe हो गया, मजा आ गया सर, रिएक्टेंट में 3Fe हो गया। हाइड्रोजन कितना है सर, हाइड्रोजन पहले से ही 2 चला आ रहा है सर। ऑक्सीजन की समस्या है सर, ऑक्सीजन ही कम है दुनिया में, यानी रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 है। आइए फिर अगला स्टेप, स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में क्या होगा सर, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। क्या करेंगे सर, बैलेंसिंग ऑक्सीजन कर लेंगे। अब बैलेंसिंग ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से छोटा सा टेबल बनाओ, ठीक है, फटाफट फटाफट टेबल बनाना है बेटा, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं। एलिमेंट कर देना, रिएक्टेंट कर देना, प्रोडक्ट कर देना, ऑक्सीजन कर देना, 1 कर देना, 4 कर देना। कौन से साइड में सेम करना है सर, रिएक्टेंट में सेम करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। क्या रिएक्शन लिखेंगे बेटा, देखो इस रिएक्शन में नहीं करना है चेंज, ये यहां से आया है, अब इसमें चेंज करना पड़ेगा। 3Fe एज इट इज, क्योंकि Fe में कोई भी चेंज नहीं हुआ है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, प्लस H2O। 4 कहां पे लगाएंगे सर, ऐसे लगाएंगे सर H240, नहीं, 4 इस पूरे कंपाउंड के पहले लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसका पार्ट है, आप बीच में नहीं लगा सकते। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4H2O। बहुत बच्चे पूछते सर ऑक्सीजन के पहले नहीं लगा सकते, ऑक्सीजन के नीचे नहीं लगा सकते। आपको यही एक जगह है बेटा जहां पे आपको 4 लिखना पड़ेगा। लीड्स टू द फॉर्मेशन। अब आपने फिर से प्रोडक्ट साइड में कुछ भी चेंजेस किया नहीं किया, तो प्रोडक्ट साइड में यही आएगा बेटा, Fe3O4 प्लस H2। मजा आ गया सर, मजा आ गया। एक ही चीज अनबैलेंस थी सर, आपने वो भी बैलेंस करवा दी। अब तो चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, चेक करो, चेक करो, क्योंकि चेक करने के लिए, चेक करने के बाद आपको मजा आ जाता है बेटा इसमें। देखो चेक करके बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है, चेक करके बता रहा हूं। देखो यहाँ पे एलिमेंट लिखा, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट साइड में कुछ भी चेंज नहीं किया था सर, 3, 2, 4 एज इट इज कॉपी। सर क्या था, FeHO। गजब आदमी हो सर आप, पहले प्रोडक्ट का नंबर लिख दिया, एलिमेंट बाद में लिख रहे हो। आप लोग ऐसा नहीं करना बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, गिनना है बेटा, गिनना है। बहुत होशियार बच्चे होते हैं, इसी में मल्टीप्लाई करके गिन लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, गिनना है आपको, हर चीज गिनना पड़ेगा। सर Fe कितना है, 3 है सर, 3, सर Fe मैंने 3 लिख दिया। हाइड्रोजन सर 2 ही है ना, ये 4 का तो इससे है नहीं। अब ये जो 4 है बेटा, ये भी हाइड्रोजन से रिलेटेड है, तो सर अब 4 कैसे निकालेंगे, ये नंबर को और ये नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा। क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, और आगे ऑक्सीजन 4। सर गजब हो गया, क्या गजब हो गया सर। हम लोग निकले थे सब बैलेंस करने, और बैलेंस करते करते जो सर सबसे पहले बैलेंस था उसी को अनबैलेंस कर दिया है रिएक्शन ने। बहुत बढ़िया बात है बेटा, ये हादसे आपके जीवन में होते रहेंगे, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट बीइंग अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, देखो ये केमिकल रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था, सब बैलेंस करने निकले बेटा, लास्ट में हाइड्रोजन ही अनबैलेंस हो गया। मजा आ गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का कंसेप्ट करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, पर आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें। स्टेप 6 है सर, स्टेप 6 क्या है, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अब बैलेंसिंग हाइड्रोजन में क्या करेंगे सर, बढ़िया सा टेबल बना लो, यहां पे लिख देना एलिमेंट, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, हाइड्रोजन। सर यहाँ पे रिएक्टेंट में 8 है और प्रोडक्ट साइड में आपका 2 है। सर मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा सर, प्रोडक्ट साइड में करना पड़ेगा। देयरफॉर नया केमिकल रिएक्शन में सर रिएक्टेंट में कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट में कुछ किया ही नहीं है। तो क्या करेंगे, पिछला वाला केमिकल रिएक्शन लेना है। 3Fe सर, रिएक्टेंट साइड 3Fe प्लस 4H2O। मजा आ रहा है सर, एरो कर दो। उसके बाद Fe3O4, ना Fe में चेंज किया ना O में चेंज किया, तो क्या आ जाएगा, Fe3O4 प्लस H2 में क्या किया है सर, 4 से मल्टीप्लाई, यहां पे क्या लिख दोगे, 4H2 बराबर है। अब आ जाओ स्टेप 7। सर बैलेंस करवा दो सर, बहुत हो गया, थक गए सर, करवा देते बेटा। आओ देखो क्या करना है, एलिमेंट करना है, एलिमेंट, फिर रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट। एलिमेंट में लिखो FeHO, डरना नहीं बेटा बिल्कुल भी, ये बार लिख दो, बहुत मजा आ जाएगा। रिएक्टेंट साइड में कोई भी चेंज नहीं किया, रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे सर 384, यस सर 384, 384। प्रोडक्ट साइड में क्या लिखेंगे सर, गिनो बेटा गिनो, Fe की वैल्यू कितनी है, 3 है सर, O की वैल्यू कितनी है, 4 है सर, हाइड्रोजन 4 2 जा 8। सर बैलेंस, मजा आ गया सर, मजा आ गया, फाइनली रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, फाइनल एक स्टेटमेंट आएगा, अभी भी है सर, हाँ है बेटा। Therefore the required balanced reaction is
ये वाला रिएक्शन लिखना है 3Fe + 4H2O लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 + 4H2। देखो बेटा क्या लेके निकले थे, क्या लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका पूरा सफर होता है आप अगर किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने जाते हो तो, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है। अभी आप बोलोगे सर इतना टाइम हमारे पास बोर्ड्स में होता है बेटा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना ये मेथड भी बहुत फास्ट होता जाएगा। अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगाया, मैं चाहूं तो इसको विदिन 2 to 3 मिनट्स पूरा सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, स्पीड में। बस प्रैक्टिस की देर है बेटा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो दैट वाज ऑल अबाउट आर बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शंस। बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, प्रैक्टिस करते रहो, टेक्स्ट बुक उठाओ और एग्जांपल्स देखो, एनसीईआरटी रेफरेंस बुक उठाओ और एग्जांपल देखो, लगाते रहो, 3 से 4 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा बेटा और आपको मजा आ जाएगा। आइए अब हम लोग जाते हैं सर हमारे अगले कंसेप्ट पे। क्या है सर अगला कंसेप्ट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले बेटा, बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहां पे रखो। मैंने बोला लेक्चर अगर पसंद आ रहा है, लेक्चर अगर थोड़ा भी प्रोडक्टिव लग रहा है, सर पीपीटी देख के मजा आ रहा है, बहुत एक्सप्लेनेशन बनाया है सर आपने, तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तुम्हारे फायदे के लिए है, मेरे फायदे के लिए भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बोला है सर? कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको नाम बता रहा है, कंबाइन करेगा कुछ तो और कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सिंपल बात है, A + B लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ AB। दो अलग अलग रिएक्टेंट है, दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर सर एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लो इसके, बहुत सिंपल है। पहला एग्जांपल है व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। इस पीपीटी की खास बात क्या है ना बेटा, सिर्फ रिएक्शन नहीं दिया है, वो रिएक्शन कहां पे यूज होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसमें कंडीशन क्या लग रही है, सब चीजें डिटेल में बताइए। सीबीएसई कभी भी क्वेश्चन एक पॉइंट पे नहीं पूछता कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बता दे, वो ये भी पूछ सकता है कि भाई वॉशिंग ऑफ द वॉल का रिएक्शन क्या था। फिर आपको याद आएगा कि सुंदरम सर ने एक पीपीटी के अंदर बैक बेंचर स्टडी रूम पे हमको एक टॉपिक पढ़ाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें बताया था कि व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल का भैया ये हमारा केमिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, कंडीशन देख रहे हो आप, ये भी लिखा हुआ है, रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक लाइम कहा जाता है बेटा, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब देखो इसमें क्या है सर, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ, सर प्रोडक्ट बन गया, सर क्या हुआ, दो अलग अलग रिएक्टेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर हीट प्रोडक्ट नहीं है बेटा। क्यों नहीं है सर? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो रिलीज हो जाएगा, इसलिए उसको प्रोडक्ट नहीं कंसिडर किया जाता है, इसलिए ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? तो दिस वाज योर वन एग्जांपल। अब देखो अगला क्या है, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। स्लेक लाइम को अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। सर लिक्विड है, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड है, जो प्रेसिपिटेट है, यूज करने वाले प्रोडक्ट को ही कंसिडर किया जाता है। दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है बेटा, देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें आपको एक एग्जांपल दिया है, इसमें देखो इसमें हीट रिलीज किया था, बोला था ना, उसने थोड़ा सा पहले एक टॉपिक आपको समझा दिया है। क्या समझाया है? कि जो रिएक्शन हीट रिलीज करता है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। दिमाग में रखो, जब आगे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना एक्सोथर्मिक का, तब समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। डू यू नो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, याद रखो बस, अभी इसमें जाना नहीं है पूरी तरीके से। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का भी आप लोगों को एक इन्होंने एग्जांपल लिख के दे दिया है, ठीक है। ये हमारे एक्सोथर्मिक का पार्ट है, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक में वापस में डिटेल से विजिट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप अगर, तो आपको समझेगा ये दोनों रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, पर ये अगेन आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें इधर हीट आ गया ना बेटा, हीट, तो इसलिए हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको इधर दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है सर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो से ज्यादा रिएक्टेंट अगर कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर कुछ एग्जांपल आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दे दिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दे दिया है। हीट रिलीज हुआ, उसके बेसिस पे हमने एक नया टॉपिक शुरू किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक क्या होता है सर? जो हीट रिलीज करता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ H2O नेचुरल गैस, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पर उसमें बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ H2O, सर ये हमारा कॉम्बिनेशन का भी प्रोसेस है। यहाँ पे लेट्स रिवाइज क्या है? एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग बॉल्स। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, बोर्ड आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है, जाते हैं अगले कंसेप्ट पे। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। दिस इज योर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपको क्या बोला है सर? सिंगल एक प्रोडक्ट है आपका, सिंगल एक रिएक्टेंट, सॉरी सिंगल एक रिएक्टेंट है। वो सिंगल रिएक्टेंट आपका मिलके क्या बना रहा है बेटा? सिंगल रिएक्टेंट आपका ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो जब भी आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा का प्रोडक्ट बनाएगा तो सर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। सर डीकंपोजिशन रिएक्शन का जादू क्या है? सर वहां पे तीन टाइप होते हैं। पहला होता है थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा होता है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन में क्या होगा सर? हीटिंग के मदद से चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे। फोटोलिटिक का क्या होता है? लाइट के मदद से चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे। और इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है सर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मदद से चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे। आप लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट है, एक हमने पर्टिकुलर प्रोडक्ट लिया है FeSO4.7H2, हीट किया, दो प्रोडक्ट बना दिया। सर FeSO4 लिया, फिर से हमने हीट किया, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दिए। डीकंपोजिशन देख लो आप, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, हीट किया, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को सीमेंट प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे छोटे मोटे नोट्स है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल सकते हैं आपको कि एक ऐसा रिएक्शन बताओ फॉर्मेशन ऑफ, कि एक ऐसा रिएक्शन बताओ जिसमें ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होता हो जो सीमेंट प्रोडक्शन में यूज है, सीमेंट फैक्ट्री में यूज होता है। तो आपको ये रिएक्शन लिख के आना है बेटा, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका सीमेंट प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, आपके पास एक लीड नाइट्रेट दिया है, लीड नाइट्रेट को हीट करो, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल डीकंपोजिशन। अगर कोई भी चीज हीट के बेसिस पे ब्रेक डाउन हो रही है, डिकम्पोज हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? उसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन के बारे में। सर कुछ नहीं है सर, कोई भी चीज सनलाइट में जाके ब्रेक डाउन होके मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगी, उसको बोलेंगे फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। H2O2 लाइट के साथ लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सिमिलरली इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड, सर आपने एक सिल्वर क्लोराइड ले लिया, उसको सनलाइट दे दिया, आपके दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। दिस इज अगेन दी एग्जांपल ऑफ फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। आ जाओ सर इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन देखते हैं। आपके बुक के अंदर ये रिएक्शन दिया भी है। H2O लिए बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ उसको दिया, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देख रहे हैं। H2O में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सर अगेन फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट वी आर फॉर्मिंग टू और मोर प्रोडक्ट under the influence of electricity. That is why it is the example of electrolytic decomposition reaction. ठीक है, अगर आप लोगों को बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो और ब्रैकेट में करके वहां पे लिख देना स्पेसिफिकली कि वो थर्मल का है, फोटोलिटिक का है कि इलेक्ट्रिकल का है। इससे क्या होगा ना कि टीचर को पता चलता है कि आपका नॉलेज ज्यादा है, टीचर को पता चलता है कि आपने बहुत चीजें डिटेल में पढ़ी है, जिसके वजह से आपका जो इम्पैक्ट है टीचर पे वो अच्छा पड़ता है और धीरे धीरे वो जो चेकिंग करते हैं उसमें थोड़ी सी लीनियंटली कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। NO2 रेडिश फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। ठीक है, तो अगेन आपको कुछ भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हीट एनर्जी, यहाँ पे लाइट एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बराबर है। फिर क्या बोला है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड्स एनर्जी टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर एनर्जी इज टेकन इन रादर देन गिवन ऑफ आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाया, क्योंकि उस केस में जनरली आपका हीट रिलीज हो रहा था। अब इस रिएक्शन में हम लोग हीट बाहर नहीं निकाल पा रहे, पर हम लोग दे रहे हैं, एक एनर्जी का फॉर्म दे रहे हैं। हीट दिया है, लाइट दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया है। जिस भी रिएक्शन में आप देते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं कि सर वो हमारा डीकंपोजिशन यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन आल्सो।
सर ये क्या होता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, थोड़ा डिटेल में सब्र करो, बताएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पर सर डिस्प्लेसमेंट के पहले यहां पे आते हैं, सर इसमें क्या है पढ़ाने को, अभी पढ़ाता हूं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी है मुझे आपको, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ानी है? रिएक्टिविटी सीरीज। सर ये क्या होता है? हर मेटल का, हर एलिमेंट का अपनी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, बराबर है, और उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही वो लोग काम करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है सोडियम, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आएगा? सोडियम आएगा, ठीक है, सॉरी सोडियम के पहले आपका आएगा पोटेशियम, ठीक है, तो सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। ये जो चीजें होती हैं बेटा, ये लोग अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है सर? ये चीजें हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें हमको लगेगा। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए सबसे पहले क्या आएगा? पोटेशियम, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये आपका पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा। ये क्या है आपका? पूरा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो यहां पे अभी आपके पास पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? देखो यहां पे लिखा है सोडियम, सॉरी पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, और उसके बाद आपका सिल्वर, और उसके बाद आपका गोल्ड। सर रिएक्टिविटी सीरीज आपने लिख दी, कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे ये याद हो जाए। एकदम ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं बेटा, एकदम बढ़िया निमोनिक्स है जो इसको आपको याद करवाएगा। आपको क्या याद रखना है? सर कह दो ना कार मिलेगी ऑल्टो, जेन, फरारी, पब्लिक ही क्यूरियस। इसके बीच में और एक मेटल आता है बेटा, यहां पे आएगा Hg, ठीक है, होगी सिल्वर, ऑडी। ये आपका पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, ठीक है। कह दो ना कार मिलेगी ऑल्टो, जेन, फरारी, पब्लिक ही क्यूरियस होगी सिल्वर, ऑडी। देखो कह दो से के आया, ना का ना ही है, कार का Ca ले लो, मिलेगी में Mg उठा लो, ऑल्टो में Al याद रखो, जेन में Zn याद रखो, फरारी का Fe है, पब्लिक का P और B है, ठीक है, हाई का H, और उसके बाद क्यूरियस से Cu, होगी से Hg, सिल्वर का फुल फॉर्म, सिल्वर का केमिकल फॉर्मूला ही Ag है, और ऑडी का आपका Au। ये आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है। आप लोग जब भी पेपर में जाओगे सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखना है, जिसके मदद से आपको पता चलेगा कि कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल दिया वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज कैसे जा रही है बेटा? जो सबसे ऊपर है दे आर मोस्ट रिएक्टिव, ये जो रिएक्शंस है ये सब मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, और यहां पे जो है सर ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, ये सब लीस्ट रिएक्टिव है, बराबर है। तो आपको बस इस तरीके से याद रखना है, कह दो ना कार मिलेगी ऑल्टो, जेन, फरारी, पब्लिक ही क्यूरियस होगी सिल्वर, ऑडी, जिससे आपको पता चलेगा कि सर जो भी हैं कह दो ना ऊपर, दैट इज KNaCl, वो लोग मोस्ट रिएक्टिव हैं। सर नीचे जो है Hg, Ag, Au, सर ये लोग एकदम एकदम लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज हो गया पूरा। सर ये रिएक्टिविटी सीरीज कहां पे हेल्प करेगा बेटा? ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको हेल्प करेगा अगले पेज पर, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको हेल्प करेगा अगले पेज पर। एक मिनट देना बेटा। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज कहां पे हेल्प कर रहा है सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्या है सर डेफिनेशन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। बेटा मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा सर मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? इससे पता चलेगा बेटा। आपको जो प्रीवियस स्लाइड था बेटा, उस प्रीवियस स्लाइड पे हमने करवाया है कि कैसे पता चलेगा कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है। सर ऊपर वाले मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अगर मैं Na का और Mg का ये करूं, कंपैरिजन करूं, तो मुझे पता चलेगा सर Na मोर रिएक्टिव है और Mg आपका लेस रिएक्टिव है बेटा, ठीक है। तो इसलिए हमको डेफिनेशन में क्या बोला है? अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट सर
डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कैसे सर, एक एग्जांपल दो। यहां पे देखो सर Fe है, यहां पे CuSO4 है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाकर के देखते हो ना बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आपको समझेगा कि Fe ऊपर है बेटा, Fe ऊपर है, ठीक है। देखो यहां पे ध्यान दो, Fe ऊपर है और Cu नीचे है बेटा। एज कंपेयर्ड अगर आप इसको एक सीरियल लाइन में लिखते हो, Fe ऊपर है, Cu नीचे है। और हमको उन्होंने क्या बोला था सर, हमको उन्होंने बोला था कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देगा Cu को। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में, फुटबॉल में आपने देखा होगा, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है उसको बाहर बुला लिया जाता है, भाई तू वीक है, तू बाहर। अब उसकी जगह पे किसको डालेंगे, जो उससे स्ट्रांग है, उसके कंपैरिजन में स्ट्रांग, भाई तू जा, ठीक है। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, वीक वाला जो था उसको निकाला, स्ट्रांग वाले को उसकी जगह पे रख दिया। तो अब यहाँ पे वीक कौन है सर, Cu है। Cu को क्या करेंगे, निकाल दें बेटा, चलो बाहर चलो, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, Fe। आप देखो कंपाउंड क्या बन गया, FeSO4, और उसके साथ साथ क्या बन गया, Cu। इसका मतलब क्या है सर, कि आयन प्लस कॉपर सल्फेट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट प्लस Cu। तो सर क्या ये रिएक्शन अगर मैं उल्टा लिखूं, मतलब ये रिएक्शन सर मैं अगर ऐसे लिखता Cu प्लस FeSO4, तो क्या सर ये रिएक्ट होता, नहीं बेटा, ये रिएक्ट ही नहीं होता। क्यों रिएक्ट नहीं होता सर, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। आप मेरे को बताओ, आपके टीम में विराट कोहली है, तो आप किसी को भी मेरे जैसे एरे गेरे को क्रिकेट टीम में डालोगे क्या, विराट कोहली को निकाल के नहीं डालोगे ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कोई ऑलरेडी स्ट्रांग प्रेजेंट है बेटा, तो ये इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज वीकली रिएक्टिव एंड इट इज स्ट्रांगली रिएक्टिव। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक एग्जांपल है बेटा Zn और Cu। आप रिएक्टिविटी सीरीज में जाके देख लेना, Cu इज लीस्ट रिएक्टिव, Zn इज मोर रिएक्टिव। इसका मतलब क्या है सर, एक कंपाउंड बनेगा ZnSO4 और Cu वापस से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया, आप इसको देख सकते हो। आपके लेबोरेटरीज में जब रिएक्शन करवाएंगे तो आप वहां पे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आइए आगे जाते हैं बेटा, आगे पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सुने थे, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया सर, डबल मजा आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। इसमें कोई भी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं है, बस आप समझते जाओ। सर ये एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है, ये एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है। मतलब सर अगर मैं इसको बात करूं तो ये कैटायन है सर, कैटायन, बिल्ली आयन मतलब कैटायन। और ये क्या है बेटा, ये है एनायन, ठीक है। वापस से ये क्या है सर, ये कैटायन है, और सर ये क्या है, एनायन है, बराबर है। तो आपको मैंने क्या बताया, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कुछ नहीं होगा, क्या लिखा है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड रिएक्ट। बहुत सिंपल बात है बेटा, दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, यस सर दिख रहा है, दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, पर एंड द पॉजिटिव आयंस एंड द नेगेटिव आयंस ऑफ द टू रिएक्टेंट स्विच प्लेसेस। जो पॉजिटिव वाला है वो अपने पॉजिटिव को यहां वाले को बोलेगा भाई तू जा उधर, और ये इधर आ जाएगा इधर, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, ये अपना पोजीशन चेंज करके वहां बैठ जाएगा, वो अपना पोजीशन चेंज करके यहां पे बैठ जाएगा। आप देखो SO4 से में BaSO4 बन गया बेटा, जहां पे Na था वहां पे Ba बन गया, और जहां पे Na2 था वहां पे NaCl बन गया, ठीक है। ये किससे हुआ सर, ये Na2 उधर जाके N कैसे बन गया, मैं बताता हूं बेटा, मैं आपको समझाता हूं कैसे बना। ये Ba का है ना, Ba की वैलेंसी 2 है, Cl की वैलेंसी 1 है। तो जब ये दोनों ने रिएक्ट किया ना एक दूसरे के साथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तरीके से BaCl2 बना था, दिख रहा है BaCl2, ठीक है। बट जब यहां पे आने की बात हुई तो देखो Ba का वैलेंसी मैंने आपको बताया 2 है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा था बेटा, ये थोड़ा सा जाकर रिवाइज कर लेना, एक टेबल था 9th में, ठीक है, वहां पे सबकी वैलेंसी दी हुई थी। ये भी 2 है बेटा, ये भी 2 है। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे Ba2SO4 2 हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए BaSO4 बन गया बेटा। समझ में आ रही है बात। अब Na की वैलेंसी कितनी है सर, Na की वैलेंसी 1 है बेटा। Cl की वैलेंसी कितनी है बेटा, 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या बनेगा, NaCl। इसीलिए इधर आके ये NaCl बना, इधर आके इधर वो Na2SO4 था, क्योंकि SO4 की वैलेंसी 2 है, Na की 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 2 उस पे चला जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। कुछ नहीं सर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्लेसेस स्विच होंगे, देख लो AB CD के साथ था, अब AD के साथ चला जाएगा, CB के साथ चला जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव रिप्लेस करो या पॉजिटिव पॉजिटिव रिप्लेस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस कंडीशन ये है कि आपका जो रिएक्शन है उसमें प्लेसेस स्विच होने चाहिए, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैक्सिमम जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना बेटा, उसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है,
इसलिए जनरली जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेटा, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप्स है बेटा। एसिड प्लस बेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, आपने पढ़ा होगा, वही बस वही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे बनता है, क्या कंडीशंस है सर, वो भी हम लोगों ने एकदम डिटेल में आपको बता दिया है। आगे आइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेटा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक डिटेल में बताया था, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। सर ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कोई भी एनर्जी हो रिलीज होती है, सर वो एनर्जी जब रिलीज होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। अंदर हॉट है, बाहर कोल्ड है, अंदर से बाहर। आपने वो प्रोसेस पढ़ा होगा ऑस्मोसिस का, जिसमें चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती हैं। तो यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, अंदर, लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, बाहर। हीट कहाँ पे जाएगी, बाहर। सर ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक है सर, हीट एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। जब भी किसी रिएक्शन के अंदर एनर्जी बाहर रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सो मतलब आउट, एक्सो मतलब एग्जिट, तो बाहर जा रहा है। ठीक है, अब जाते हैं आगे के केस पे। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिस भी कंडीशन में आपका जो हीट है या आपकी जो एनर्जी है वो अंदर की तरफ आती है, अंदर दी जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस केस में आपकी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। अंदर जो कंडीशन है वो ज्यादा कूल होता है, बाहर जो कंडीशन है वो ज्यादा हॉट होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग एनर्जी देते हैं पर्टिकुलर रिएक्शन को। तो जब भी एनर्जी अंदर की तरफ दी जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आप लोग एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये क्या है हमारा, यह हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल आपका फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में भी आप देख सकते हो यह हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सनलाइट एनर्जी लेते हैं ना बेटा, फोटोसिंथेसिस में लाइट, सनलाइट एनर्जी ली जाती है, बराबर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में है, उसको भी डिटेल में पढ़ते रहना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत बच्चों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मामले में कंफ्यूजन होता है। दो ही चीजें बताऊंगा जिसके मदद से आप किसी भी ऑक्सीडेशन, किसी भी रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली आपके एग्जामिनेशन में जो रिएक्शंस आएंगे दैट विल बी रिलेटेड टू रिडॉक्स। उसमें आपको पूछते हैं कि भाई ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है और रिड्यूस कौन हो रहा है। चलो देखते हैं क्या लिखा है भाई। अ रिडॉक्स रिएक्शन हैपेंस व्हेन देयर इज अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। इतना ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं। ऑक्सीडेशन क्या है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन या तो ऐड हो जाएगा, बराबर है, या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा या तो फिर आपका जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा, बराबर है। दीज आर दी कंडीशंस। या तो ऑक्सीडेशन में क्या है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, खत्म। ठीक है, या तो ऑक्सीजन आ जाएगा। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन आएगा, मेरे पास आएगा, ठीक है, और जो आपका हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा या तो फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं रिडक्स रिएक्शन एट अ ग्लांस देखते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है बेटा, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब ये कौन सा स्टेट है सर, ऑक्सीडेशन। आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऑन द बेसिस ऑफ द आयंस है। अब जब जनरल लेवल पे पढ़ोगे ना, जनरल लेवल पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, रिडक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन हाइड्रोजन ऐड होगा। समझ में आ गई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है सर, जब दोनों साइमल्टेनियसली होंगे, दोनों चीजें जब साइमल्टेनियसली होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरली सर, वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा सर। यहाँ पे हम लोगों को ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड दिया है, आप देख सकते हो सर यहाँ पे एक कॉपर है CuO। अब CuO यहाँ पे देखोगे तो क्या बन गया है सर, CuO यहाँ पे बन गया है H2, मतलब CuO Cu बन गया है बेसिकली। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा एक गड़बड़ी करके दी है, हम लोग इसको इससे रिलेट करेंगे।
इसको इससे रिलेट करके करेंगे। देखो ध्यान दो बेटा, CuO का क्या हो गया बेटा, Cu हो गया। एकदम सिंपल 10th लेवल की भाषा पे बात करते हैं। ऑक्सीजन है, रिलीज हो गया। जब ऑक्सीजन रिलीज होगा तो क्या होता है सर, जनरली रिडक्शन रिएक्शन होता है। आप फिर उसके बाद हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में देखो आप क्या करोगे, O ऐड हो गया सर। जब भी O ऐड होता है सर वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतने सिंपल तरीके से याद रखो बस, ठीक है। एग्जांपल और एक देखो सर, ये ZnO है। ZnO को देखो यहाँ पे ध्यान से देखो सर, Zn में O था, यहाँ पे वो रिलीज हो गया। जब वो रिलीज हो जाएगा तो सर वो कौन सा रिएक्शन होता है, नहीं सिंपल रिएक्शन सर, रिडक्शन होता है। अब कार्बन देखो, कार्बन ऑक्साइड हो गया सर, क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब सिंपल सी बात है सर, आपका कहना ये है कि जहां पे ऑक्सीजन हम लोग रिलीज कर देंगे, छूट जाएगा, वहां पे रिडक्शन प्रोसेस। जहां पे ऑक्सीजन हम लोग ऐड कर देंगे सर वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आप यहां पे ध्यान से देखो, MnO2 को MnCl के साथ देखो, आपको समझेगा ये सर कौन सा चीज है, ये आपका रिडक्शन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। HCl को H2O बनते देखो, HCl को H2O बनते देखो सर, ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा सर हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बराबर है। और एक चीज सर, और एक चीज क्या देखना है सर, Cl2 बेटा। सर Cl2 का भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। आप देखो, अगर मैं इसको Cl2 से कंपेयर करूं तो Cl2 ने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। क्या कर दिया है, हाइड्रोजन रिलीज कर दिया है। तो इसका मतलब ये क्या है सर, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत सिंपल बात है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस देके आपको पूछ सकते हैं Cl2 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ। तो आपको देखना है सर वो पहले किसके साथ था, पहले वो हाइड्रोजन के साथ था, बाद में उसने क्या बना लिया, सिर्फ फ्लोरीन। सर हाइड्रोजन निकल गया, जब हाइड्रोजन निकलेगा, जब ऑक्सीजन आएगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन निकलेगा वो रिडक्शन रिएक्शन। दोनों अगर साइमल्टेनियसली होंगे वो रिडॉक्स रिएक्शन। सर क्या मतलब ये रिडॉक्स है, हाँ सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिडॉक्स है, यस सर ये भी रिडॉक्स है। ये रिडॉक्स है, यस सर ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। आई होप मैंने अपने पूरे एफिशिएंसी के साथ आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवा दिया है। आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं आपके चैप्टर का, दैट इज कोरोजन ऑफ द मेटल और रैंसिडिटी। बहुत सिंपल पार्ट है, चीजें आपको याद रखनी है। कोरोजन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा। कोई भी मेटल एनवायरमेंट में उसके मॉइस्चर के साथ, उसके कंडीशंस के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाता है बेटा, रस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। डैमेज के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, कोरोजन। आपको कोरोजन ऑफ मेटल दिया है, 3 चीजें बताइए बेटा, जो आपके टेक्स्ट बुक का भी पार्ट है। सबसे पहले आयन किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन, और किसके साथ, मॉइस्चर। ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, रस्ट बनाता है। सर पूरा कंसेप्ट इसी में क्लियर करवा दिया है सर, कुछ भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये रीड करके जाओ, पीपीटी स्लाइड करके जाओ, नोट्स बना लो इसके, और हो जाएगा आपका काम। फिर उसके बाद सर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर के रस्टिंग, आयन को रस्टिंग बोलते हैं, सिल्वर के डैमेज को टार्निशिंग बोलते हैं, कॉपर के डैमेज को टार्निशिंग बोलते हैं। किससे रिएक्ट करता है सर, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या फॉर्म करता है सर, ब्लैक ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, अब टार्निशिंग ऑफ कॉपर सर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ग्रीन ऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन 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 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तीनों चीज के कलर आप देख सकते हो, रस्ट रेडिश ब्राउन का, ग्रीन कोटिंग ग्रीन ऑक्साइड का, ब्लैक कोटिंग ब्लैक ऑक्साइड का। क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया कोरोजन होने के बाद क्या बना, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, अच्छा उस प्रोडक्ट का केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रस्टिंग ऑफ द आयन पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, पर इसको भी आप अंडर एस्टिमेट मत करो। कॉपर और सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। कलर पे क्वेश्चन आ सकता है, रिएक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, किससे रिएक्ट करता है उससे क्वेश्चन आ सकता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है उस पे भी रिएक्शन, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्लैक ऑक्साइड का मतलब होता है सिल्वर ऑक्साइड, ग्रीन ऑक्साइड का मतलब होता है आपका कॉपर ऑक्साइड, और रेडिश ब्राउन का मतलब होता है रस्ट। उसका फॉर्मूला है Fe2O3.H2O। सर वो X क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का नंबर है बेटा, हर कंडीशन में अलग अलग होता है। ज्यादा पानी से रिएक्ट करेगा अलग नंबर आएगा, कम पानी से रिएक्ट करेगा अलग नंबर आएगा। समझ में आ गई बात। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर कोरोजन का टॉपिक। ठीक है, अब रैंसिडिटी क्या होता है सर, ये रैंसिडिटी कुछ नहीं बेटा, ऑयल है, ऑयल को बाहर रखोगे, एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो खराब हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रैंसिडिटी बोलेंगे। इट इज कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, या तो फूड मटेरियल के अंदर या तो खुद प्रॉपर ऑयल के अंदर। इसलिए आप देखो चिप्स के पैकेट जो हैं उनको अगर आप खोल के रखोगे थोड़ी देर के लिए चिप्स को एटमॉस्फेयर में, वो सॉगी हो जाते हैं, बराबर है, क्यों, क्योंकि वो ऑयल से बना है, बराबर। और सॉगी होने का रीजन क्या है, ऑक्सीडेशन होगा। और वैसे
चिप्स खाना अच्छी बात नहीं। सिमिलरली ऑयल भी, बड़े बड़े त्योहारों में, कार्यक्रमों में हम लोग टिन लेके आते हैं ऑयल का, उसको ओपन करके रखते हैं, वो ऑयल खराब हो जाता है। फिर उसको बाद में देखो, हमारी मम्मी, भारत जुगाड़ों का देश है बेटा, तो उसको हमारी मम्मी क्या करती है, दिया जलाने के लिए या फिर कुछ जलाने के लिए यूज करती है, पर उसको खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। दैट इज बिकॉज ऑफ रैंसिडिटी। अब सर फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी के लिए? आप या तो सील फूड एयर टाइट कंटेनर यूज करना, नाइट्रोजन पैकेजिंग आपके चिप्स वगैरह में होता है, रेफ्रिजरेटर में रख लो, एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव ऐड कर दो, बराबर है। और ऑयल है तो ऑयल को एकदम सील डब्बे में रखो जहां से वो रिएक्शन ना करे आपके किसी भी मटेरियल के साथ। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट योर कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रैंसिडिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा सारा टॉपिक बेटा रिलेटेड टू दिस चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। हर एक टॉपिक मैंने आपको डिटेल में करवा दिया, फिर भी अभी तक हमने खत्म नहीं किया है दोस्तों। अब हमारे सामने बोर्ड एग्जामिनेशन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो इस साल आने के चांसेस है। आपके पास सिंपल एक टास्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन करके सॉल्व करने की कोशिश करो। जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है या तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, इस पे एक डाउट लेक्चर का वीडियो बना दो। मैं आपको पर्सनली इस पे डाउट लेक्चर वीडियो बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा, यूट्यूब पे आपको बताऊंगा कि सर ये देखो ऐसे 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 किया जाता है, ठीक है। बट एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ना नहीं है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2027, ठीक है। एग्जाम के एंड पे नहीं बता रहा हूं बेटा, 1 महीना 10 दिन बचा है तब नहीं बता रहा हूं, आज 200-220 दिन पहले ही बता रहा हूं भाई ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इनमें से ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। एक बार डिटेल से एक पन्ना निकालो, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्लाइड उसके लिए है। These are some PYQ questions which have been there in the last year। मैंने आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम किसमें आया है, कौन सा सेट है, क्वेश्चन पेपर कोड क्या था, कितने मार्क के लिए, सब डिटेल में मेंशन करके दिया बेटा। एक स्क्रीनशॉट इसका भी निकालो, ये भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रीवियस स्लाइड से 6 क्वेश्चन, इस स्लाइड से 7 क्वेश्चन, सर ने 13 क्वेश्चन दे दिए बेटा आपको। ये 13 क्वेश्चन डिटेल में करो और इन्हीं 13 क्वेश्चन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे, आप लोग देख लेना बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। वेटेज बढ़िया है चैप्टर का, बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। देख लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 2026 को, कुछ क्वेश्चन 2025 का मैंने आपको लिख के दे दिया, सॉल्व कर लेना अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी काम चोरी करनी नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला था कंसिस्टेंसी पे, हर चीज में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, आपको भी यहाँ पे फॉलो करना है। सो दैट्स इट दोस्त, थैंक यू सो मच। आप लोग अंत तक वीडियो से बने रहे। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है सर लास्ट तक भी छोड़ के नहीं जाते, हम लोग यहाँ पे इसलिए टीच नहीं कर रहे हैं ताकि हम लोग आपको बस एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए, बट आजकल के दौर में आपके ड्रीम्स जो हैं वो इससे एसोसिएटेड है, वो सब अचीव करने के लिए कुछ गोल्डन टिप्स है बेटा। एक क्लियर गोल कर लो सेट कि सर इतने इतने परसेंटेज हमको स्कोर करने हैं, और औकात से बड़ा सोचो, औकात से बाहर सोचो और मेहनत करो। औकात से बड़ा सोचने पर, औकात से बाहर सोचने पर और उसके लिए मेहनत करने पर हो जाता है। हमने करके देखा है, आप लोग भी करो, हो जाएगा। कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो बेटा, टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम प्लानिंग करो, उन्हीं चीजों को टाइम दो जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आलतू फालतू चीजों को टाइम मत दो बेटा। अब टाइम बहुत कम रह गया है तुम्हारे पास, हाँ 220 दिन पहले ही बता रहा हूं कि टाइम बहुत कम रह गया है, ताकि अंत में रिग्रेट ना हो। प्रैक्टिस करो, रेगुलरली प्रैक्टिस करो, रेगुलरली जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है। हेल्दी रहो, पॉजिटिव रहो, हो जाएगा, कर सकते हो, कर लेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको होप देते हैं, ना कि आपको नीचा दिखाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो बेटा, और जैसा मैंने हमेशा बताया है, कंसिस्टेंसी रखो, गिव अप नहीं करना है। आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आपका सक्सेस आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम बैक बेंचर स्टडी रूम, साइनिंग ऑफ। आप मिलेंगे अगले वीडियो में विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आके बताइए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लोगों को शेयर कीजिए, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी हमको बताइए, और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दैट्स इट, बाय बाय, शब खैर।